सुबह के तड़के 4 बजे शूरवीरों का एक बड़ा समूह 3 की कतारों में निचले क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर लक्ष्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनमें कितना सुधार हुआ है। उनकी मांसपेशियां उभर रही थीं और पिछली बार की तुलना में उनमें अनुशासन और शक्ति कहीं अधिक थी। उन सभी की मुद्रा सीधी थी, शरीर मजबूत था और संकल्प अडिग था। नन्हा मोमो ही अकेला ऐसा था जिसका शरीर अभी उतना गठीला नहीं था। आखिरकार वो अभी बच्चा ही था। फिर भी उसमें एक सैनिक के अन्य सभी गुण कूट कूट कर भरे थे, इसलिए वो किसी भी तरह से कम नहीं लग रहा था। वो अपनी उम्र के हिसाब से अधिक परिपक्व और आत्मविश्वासी दिख रहा था। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ रहा था, उनके कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि कोई उन्हें शूरवीर नहीं बल्कि हत्यारा समझेगा। लक्ष्य ने उन्हें छिपने और दुश्मन को अचंभित करने के महत्व को सिखाया था। इस युग में शूरवीर बड़े गर्व और सम्मान के साथ लड़ते थे। वे अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए दिखावटी पैंतरे पसंद करते थे। वे छिपकर वार करने को कायरता और कमजोरी का प्रतीक मानते थे। लेकिन लक्ष्य इससे असहमत था। युद्ध में अपने साथियों की रक्षा करते हुए दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका खोजना ही सच्ची ताकत है। हताहतों की संख्या जितनी कम हो उतना ही बेहतर। वास्तव में लक्ष्य ने उन्हें फंदे लगाना और विभिन्न युद्ध रणनीतियां बनाना सिखाया था। उसने विशेष रूप से उन्हें सिखाया था कि शरीर के संवेदनशील बिंदुओं, विशेष रूप से गर्दन के पिछले हिस्से पर प्रहार करके किसी को कैसे बेहोश किया जाता है। चूंकि परीक्षा के पहले चरण में तलवारों की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने हाथों और दिमाग का इस्तेमाल करना था। इसलिए उसने उन्हें बुनियादी मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा के तरीके सिखाए थे। सैन्य परीक्षा से 2 सप्ताह पहले लक्ष्य ने खेती की जमीन और हवेलियों से दूर 3 छोटी पहाड़ियों को चुना था। प्रत्येक पहाड़ी पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई थी, जो छिपने और जाल बिछाने के लिए उपयुक्त थी। कुछ हिस्सों में रेत के गड्ढे थे, तो कुछ में छोटी धाराएं जो समुद्र की ओर जाती थीं। ये जगह एकदम सही थी। लक्ष्य ने प्रत्येक टीम को एक छोटी पहाड़ी को अपने आधार के रूप में दिया था और उन्हें आगामी परीक्षा के लिए अपने लकड़ी के शेड और जाल बनाने के लिए कहा था। हालांकि उसने उन्हें परीक्षा के स्वरूप के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वे तुरंत समझ गए थे कि प्रत्येक टीम को एक दूसरे का सामना करना होगा। इसलिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। पहुंचने के बाद लक्ष्य ने 3 की कतारों में खड़े पुरुषों को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। वे अब पृथ्वी के सैनिकों की तरह दिख और व्यवहार कर रहे थे। परीक्षा के 2 चरण होंगे। चरण 1 में रणनीति और दुश्मन के इलाके में घुसपैठ शामिल होगी, जबकि चरण 2 तलवारबाजी पर होगा। आज हम केवल चरण 1 पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कल चरण 2 होगा, लक्ष्य ने कहा। जब वो बोल रहा था, कमांडर ल्यूसियस और दरबान नैथन ने प्रत्येक टीम के सामने बक्से रखे। आपके सामने रखे बक्सों में प्रत्येक टीम के हेडबैंड, रस्सियां और झंडे हैं। जोश की टीम लाल हेडबैंड पहनेगी, मार्क की टीम पीले हेडबैंड का उपयोग करेगी और गैरी की टीम बैंगनी हेडबैंड का उपयोग करेगी। कैदियों को बांधने के लिए प्रत्येक बक्से में रस्सी के 50 टुकड़े भी हैं। प्रत्येक टीम के पास 5 झंडे होने चाहिए, जिनका रंग टीम के हेडबैंड जैसा हो। आपके हेडबैंड आपके सिर, कलाई, हाथ और यहां तक कि आपके पैरों पर भी पहने जा सकते हैं। इन्हें जहां चाहे पहने। अब अपने हेडबैंड पहने। टीम कप्तानों ने जल्दी से अपने बक्से उठाए और प्रत्येक हेडबैंड को फुर्ती से वितरित किया। लक्ष्य प्रभावित था। पुरुषों ने अपनी कतारें नहीं तोड़ी और बस अपने टीम कप्तान द्वारा हेडबैंड दिए जाने का इंतजार किया। कुछ ने उन्हें अपने पैरों पर पहना, दूसरों ने अपनी कमर, बाहों आदि पर। किसी ने भी उन्हें सिर पर नहीं पहना। लक्ष्य मुस्कुराया। वे बुद्धिमान थे। ये हेडबैंड बस पुराने फटे हुए कपड़ों के टुकड़े थे। एक बार जब लक्ष्य ने देखा कि वे तैयार हैं, तो उसने बात जारी रखी। आज रात प्रत्येक टीम को अपनी आक्रामक और रक्षात्मक रणनीतियां बनानी चाहिए। आपका लक्ष्य कम से कम 1 दुश्मन का झंडा या कम से कम 50 दुश्मन हेडबैंड इकट्ठे करना है। मैं अपने झंडे कैसे छिपाना है या इस लड़ाई में कैसे उतरना है, इस पर कोई सलाह या सहायता नहीं दूंगा। क्या आप सभी समझ गए हैं? उन्होंने जल्दी से सैन्य सलामी दी और चिल्लाए, सर, यस सर। बहुत अच्छा।
युद्ध के दौरान कमांडर ल्यूसियस और मैं आप सभी को छिपकर देखने के लिए प्रत्येक शिविर के बीच घूमते रहेंगे और परीक्षा के अंत में हर किसी को ग्रेड दिया जाएगा, लक्ष्य ने कहा। जैसे ही उन्होंने लक्ष्य की बात सुनी, वे खुद को साबित करने के दृढ़ निश्चय से भर गए। यहां युद्ध के नियम है, तलवार या ब्लेड जैसे हथियारों का उपयोग वर्जित है। अपने दुश्मनों को निहत्था करने के लिए केवल मार्शल आर्ट या आत्मरक्षा की रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। अंत में अपने दुश्मनों को पूरी तरह बेहोश करना यानी नॉकआउट करना भी वर्जित है। उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना क्योंकि वे किसी भी बड़े विवरण को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो लोग अपना हेडबैंड खो देंगे उन्हें मृत माना जाएगा। यदि आपको पकड़ लिया जाता है और आपका हेडबैंड आपसे छीन लिया जाता है तो आपको मृत माना जाएगा। यदि आप गलती से अपना हेडबैंड खो देते हैं तो भी आपको मृत माना जाएगा। एक बार मृत होने के बाद आप युद्ध जारी नहीं रख सकते और न ही आपको करना चाहिए। मृत घोषित होने के बाद अपनी टीम की सहायता करना आज की लड़ाई में एक गंभीर अपराध है। उसने उनकी ओर देखा और एक ठंडा आभा छोड़ा जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। हर किसी को ऐसा लगा जैसे उन्हें दिए गए हेडबैंड की कीमत सोने के पहाड़ के बराबर हो। उन्होंने मन ही मन खुद से पूछा कि क्या जिस स्थान पर उन्होंने हेडबैंड लगाया है वो पर्याप्त सुरक्षित है और उनके दुश्मनों से अच्छी तरह छिपा हुआ है। एक और बात, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। एक बार समय समाप्त होने के बाद भी भले ही आप परीक्षा में सफल न हुए हों, आप सभी को तुरंत यहां वापस इकट्ठा होना है। ऐसा न करने पर सभी सैनिकों को 1 सप्ताह की सजा मिलेगी, चाहे आप किसी भी टीम के हों। वे चमक गए। तो अगर दूसरी टीम का कोई व्यक्ति देर से आता है तो उन्हें भी सजा मिलेगी। वास्तव में लक्ष्य ने यह अपने सैनिकों के बीच टीम वर्क और एकता सुनिश्चित करने के लिए किया था। वो चाहता था कि वे सभी एक दूसरे के रखवाले बने। शुभकामनाएं मेनो, आपकी परीक्षा अब शुरू होती है, लक्ष्य ने कहा। जोश का कैंप। जोश ने अपने आदमियों की ओर देखा जिन्हें उसने सफलतापूर्वक 5 समूहों में विभाजित किया था। पहले समूह में 12 पुरुष थे, दूसरे में 36, तीसरे में 20, चौथे में 16 और 5वें में 15 पुरुष थे। समूह 1 लगातार बेस के बाहरी घेरे की टो लेगा। प्रत्येक चेक पॉइंट पर कम से कम 3 लोग तैनात होने चाहिए। यदि कोई दुश्मन आता है तो एक व्यक्ति हमें सचेत करने के लिए वापस भागेगा, दूसरा चुपके से साई की तरह उनका पीछा करेगा और आखिरी व्यक्ति चेक पॉइंट पर हमेशा गार्ड के रूप में रहेगा यदि अन्य दुश्मन फिर से आते हैं। याद रखें, जब तक आवश्यक ना हो उन पर हमला ना करें, बस चुपचाप निरीक्षण करें। क्या आप समझ गए? जी कैप्टन, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। जब वे जाल बना रहे थे तब उन्होंने मिट्टी, पत्तियों, घास और लकड़ियों से ढके हुए छिपे हुए ठिकाने भी बनाए थे ताकि वे बिना देखे अपने दुश्मनों की जासूसी कर सकें। समूह 2 हमारे दुश्मन के कैंपों में घुसपैठ करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चूंकि आपकी संख्या 36 है, 18 पुरुष गैरी के कैंप में घुसपैठ करेंगे जबकि बाकी आधे गुमार्ग के कैंप में घुसपैठ करेंगे। उन 18 में से खुद को 6 समूहों में विभाजित करें और सभी प्रवेश द्वारों से कैंप में घुसें। यदि आपकी स्थिति का पता चल जाए तो बच निकलें और सावधानी से बेस पर लौट आएं। जी कैप्टन, समूह 2 ने उत्तर दिया। समूह 3 सभी जाल वाले स्थानों पर तैनात रहेगा। प्रत्येक जाल की रखवाली 3 लोग करेंगे। एक बार जब दुश्मन जाल में गिर जाए तो उनके हेडबैंड सुरक्षित करें और उन्हें कैदी बना लें या छोड़ दें। एक बार जब कैदी और उनके हेडबैंड सुरक्षित हो जाएं तो एक व्यक्ति दौड़कर वापस जाकर नन्हे मोमो को हेडबैंड दे आए। देने के बाद जाल के पास अपनी स्थिति पर वापस लौटें। अन्य 2 लोग जाल को फिर से तैयार करेंगे और दूसरे दुश्मन के आने का इंतजार करेंगे। जी कैप्टन, समूह 3 ने उत्तर दिया। समूह 4 के पास 5 में से 4 झंडों की रखवाली की जिम्मेदारी होगी। एक झंडा निश्चित रूप से मैं अपने पास रखूंगा। खुद को 4-4 के समूहों में पहाड़ी के चारों ओर फैला दें और झंडों की रक्षा करें। याद रखें कि ऐसा स्थान चुनें जो दुश्मन को आपकी स्थिति का आसानी से पता न चलने दे। जी कैप्टन, उन्होंने भी जवाब दिया। अंत में समूह 5 के पास 3 उपसमूह होंगे जो जिम्मेदार होंगे हमारे मुख्य बेस की रखवाली, नन्हे मोमो की रक्षा और मेरी रक्षा के लिए। याद रखें कि नन्हा मोमो वो है जिसके पास दुश्मन के सभी हेडबैंड होंगे। यदि कोई दूसरा दुश्मन हमारे द्वारा मेहनत से हासिल किए गए सभी हेडबैंड चुरा लेता है तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। हालांकि मुझे नाइट कैप्टन के रूप में अपने कौशल पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें अप्रत्याशित के लिए योजना बनानी चाहिए। इसलिए चूंकि मेरे पास भी एक झंडा है, इसलिए मेरी रक्षा करना मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। जी कैप्टन, समूह 5 ने उत्तर दिया। गैरी की पहाड़ी के बाहरी इलाके।
सैनिकों का एक समूह झाड़ियों और पेड़ों में चुपचाप छिपा हुआ था, सावधानी से अपने शिकार के पास आने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपने दुश्मनों पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी। उन्होंने अपने चेहरे, गर्दन और हाथों को मिट्टी से रंग दिया था और अपने बालों में पेड़ों की टहनियां, पत्तियां और घास चिपका ली थी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी त्वचा से किसी भी प्रकार की चमक को हटाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। सेना के इस प्रकार के छलावन यानी कैमोफ्लाज के साथ किसी के लिए भी उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होगा। बैरी जैक्स इन्हीं सैनिकों में से एक था। वो एक पेड़ के पीछे खड़ा था, अपने छलावन के रूप में पेड़ की टहनियां पकड़े अपने शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहा था। उनके इलाके में कुल 4 लोग पैदल आ रहे थे। जैसे ही दुश्मन काफी करीब आए, बैरी और उसकी टीम जल्दी से बाहर निकल आए। बैरी एक आदमी के पीछे पहुंचा और अपनी उंगलियों को उस आदमी के कान के पीछे, जबड़े और गर्दन के बीच के गड्ढे में जोर से दबाया। ये एक क्षेत्र पैरोटिड लिम्फ नोड था। फिर उसने मुट्ठी में कान को पकड़ा और नीचे से ऊपर की ओर झटका दिया, जिससे कान ऊपर की ओर मुड़ गया। जिस सैनिक का कान पकड़ा गया था उसे लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है और वो अवचेतन रूप से हार मानकर घुटनों पर गिर गया। बैरी ने फुर्ती से उस सैनिक का हेडबैंड उतार लिया और सैनिक को कैदी के रूप में बांधने के लिए अपनी रस्सी का इस्तेमाल किया। जब तक उसकी टीम का काम पूरा हुआ, उन्होंने पकड़े गए सैनिकों को अपने बेस के बाहरी इलाके तक पहुंचा दिया। उन्होंने सोचा कि चूंकि सैनिक अब मर चुके हैं, इसलिए वे अब अपने कैंप में बाधा डाल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया और अपने मुख्य बेस पर लौट आए। जब लक्ष्य ने सिस्टम के मॉनिटर के माध्यम से देखा तो उसने बैरी और उसकी टीम का मानसिक नोट लिया, विशेष रूप से बैरी का। जब दुश्मन आए तो वो वही था जिसने आदमियों को हमला करने का संकेत दिया था। यदि बैरी कुछ सेकंड की भी देरी करता तो ये घात पूरी तरह से विफल हो जाती। अपने दुश्मनों से निपटते समय बैरी की तेजी और निर्णायकता भी उल्लेखनीय थी। उसकी टीम के अन्य लोग अच्छे थे, लेकिन बैरी स्वाभाविक रूप से कुशल था। ऐसा लगता था जैसे वो हत्यारा बनने के लिए ही पैदा हुआ था। लक्ष्य प्रसन्न था। जोश का कैंप। जब ट्रे और उसकी टीम मार्क के कैंप से बाहर निकले तो उन्होंने पहले जोश के कैंप के बाहरी घेरे का निरीक्षण करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि उनके कैप्टन मार्क की तरह कैप्टन जोश भी बाहरी घेरे के चारों ओर लोगों को तैनात करेंगे। टीम ने पेड़ों को सावधानी से देखा, लेकिन उन पर कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने जोश के आदमियों द्वारा उनकी तरह पेड़ों पर झोपड़ियां इस्तेमाल करने की संभावना को खारिज कर दिया। अपने उनके कैंप में मार्क ने पेड़ों के ऊपर मिट्टी, घास और पत्तियों के साथ छलावन वाली झोपड़ियां बनाई थीं। जैसे ही वे जोश के इलाके में जाने वाले थे, ट्रे ने सूखी घास, पत्तियों और टहनियों का एक ढेर देखा जो संदिग्ध लग रहा था। ट्रे ने इसे केवल इसलिए नोटिस किया क्योंकि आसपास की घास की तुलना में वो घास गलत दिशा में उगती हुई लग रही थी। वहां उस ढेर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ट्रे ने पूछा। ये मुझे सामान्य लग रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ अजीब है? उसके एक साथी ने पूछा। मुझे लगता है कि उनके शूरवीर वहीं छिपे हुए हैं, ट्रे ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। अन्य 3 चौंक गए। ढेर तो वास्तव में छोटा है, उसके नीचे कोई कैसे हो सकता है? केवल एक बच्चा ही वहां समा सकता है ना? ट्रे को यकीन नहीं था कि उसका अंदाजा सही था या नहीं, लेकिन दोबारा जांच करने में कोई बुराई नहीं थी। मेरा अंदाजा है कि उन्होंने वहां छेद खोदे हैं, उनमें कूद गए हैं और दुश्मनों का इंतजार करते समय अपने सिर पर घास और पत्तियां रख ली हैं। एक बार जब दुश्मन चेक पॉइंट से गुजरेंगे तो वे उन छेदों से बाहर निकलेंगे और कैप्टन जोश को रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने क्या देखा। मेरे पास एक योजना है। लक्ष्य की सेना अब सच में एक पेशेवर सेना की तरह काम कर रही थी। क्या ट्रे की योजना सफल होगी या जोश के जासूस उसे पकड़ लेंगे? ट्रे और उसकी टीम बहुत ही लापरवाही से चलते रहे, मानो उन्हें छिपे हुए शूरवीरों का बिल्कुल भी आभास न हो। जैसे ही वे जमीन के उस ढेर की नजरों से ओझल हुए, वे झाड़ियों में छिप गए और अपने अनुमान की पुष्टि होने का इंतजार करने लगे। जैसा कि अपेक्षित था, 3 मिनट के बाद 2 शूरवीर जमीन से उछलकर बाहर निकले। एक बाईं ओर गया जबकि दूसरा उनकी दिशा में आया। ट्रे ने अपने 2 आदमियों को दूसरे शूरवीर को पकड़ने का संकेत दिया, जबकि बाकी सब पास आ रहे शूरवीर पर केंद्रित हो गए। जैसे ही वो शूरवीर उनके छिपने के स्थान के पास से गुजरा, ट्रे ने फुर्ती से उसके पीछे आकर अपने हाथ से उसका मुंह दबा लिया, जबकि उसके साथी ने जल्दी से उसके दबाव बिंदुओं को कमजोर किया और उसकी बांह से हेडबैंड उतार लिया। अब तुम मृत माने जाओगे। याद रखो, मरे हुए लोग बात नहीं करते, इसलिए जैसे ही मैं अपना हाथ तुम्हारे मुंह से हटाऊंगा, तुम ना तो बोल सकते हो और ना ही चिल्ला सकते हो, समझे? सैनिक ने समझदारी से सिर हिलाया। आखिरकार वो कर भी क्या सकता था? वो अब केवल एक शव था। उन्होंने जांचने का फैसला किया कि क्या उस छेद में कोई और व्यक्ति है। वे पकड़े गए शूरवीर से नहीं पूछ सकते थे क्योंकि वो पहले ही मृत माना जा चुका था। ट्रे ने छेद में कूदकर अचानक हमला करने और अपने दुश्मन को बाहर निकालने का फैसला किया। छेद में घुसते ही युवा शूरवीर अपना बचाव करने की कोशिश करने से पहले कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया।
उन्होंने छेद में 2 मिनट तक संघर्ष किया, इससे पहले कि त्रे को दुश्मन का हेडबैंड सुरक्षित करने का अवसर मिल गया। ऐसा नहीं था कि वो शूरवीर कमजोर था, वास्तव में दोनों ताकत में बराबर थे। त्रे के जीतने का एकमात्र कारण ये था कि उसके पास अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में युद्ध और लड़ाई का अधिक अनुभव था। जैसे ही वो काम पूरा हुआ, उसके अन्य साथी उस शूरवीर का हेडबैंड ये आए जो बाईं ओर गया था। केवल 3 हेडबैंड के साथ उन्होंने तब तक जारी रखना चाहा जब तक कि उन्हें कम से कम 10 और नहीं मिल जाते। उनके जाने के थोड़ी देर बाद लूसियस अपने छिपने के स्थान से बाहर आए। उन्होंने मृत शूरवीरों को सभास्थल की ओर जाने के लिए कहा और परीक्षा समाप्त होने तक वहां प्रतीक्षा करने के लिए कहा। त्रे, मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा दिमाग है। ये लड़का पहले से ही इतना समझदार और चौकस है कि अपने दुश्मनों की क्षमता का आकलन कर सकता है, लूसियस ने सोचा। मार्क का इलाका। शूरवीरों का एक समूह चुपचाप अपने शिकार का पीछा कर रहा था और दुश्मन का झंडा हथियाने का अवसर प्राप्त कर रहा था। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि ये सैनिक शिकार करने के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभी के लिए छिपे रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ समय तक पीछा करने के बाद उन्होंने देखा कि ये सैनिक शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि छिप रहे थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उनके पास उनके कैंप का झंडा था और वे पकड़े नहीं जाना चाहते थे। कुल 4 दुश्मन शूरवीर थे, लेकिन त्रे की टीम में केवल 3 सदस्य थे। उन्हें अपना कार्य पूरा करने के लिए बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता थी। हालांकि ये जोखिम भरा था, लेकिन वे सभी वो जोखिम उठाने को तैयार थे। इन सैनिकों में से एक बिली था, जो कैप्टन जोश के अधीन एक शूरवीर था। ये वही शर्मीला शूरवीर था जिसने कुछ समय पहले शहर के निरीक्षण में लक्ष्य को एक स्मार्ट सुझाव दिया था, लेकिन अब वो आत्मविश्वास से लबरेज था। दुश्मनों ने एक अच्छा ठिकाना ढूंढ लिया और कुछ समय के लिए वहां रुकने का फैसला किया। जैसे ही वे छिपने ही वाले थे, बिली की टीम तेजी से प्रकट हुई। बिली ने दबाव बिंदुओं पर प्रहार करके पहले शूरवीर को जल्दी से सुन्न कर दिया और उसका हेडबैंड ले लिया। जब तक वो काम खत्म करता, एक और दुश्मन उसकी ओर आया। ये वाला काफी मजबूत था। बिली ने गंभीरता से लड़ना शुरू कर दिया, अपनी आंखों के कोनों से अपने अन्य 2 साथियों को देखते हुए। उसके साथी अपने दुश्मनों पर हमला करने में थोड़े धीमे थे, इसलिए उनकी योजना के अनुसार अचानक हमले का तत्व बहुत अच्छा नहीं रहा। हर कोई गंभीरता से लड़ रहा था, एक दूसरे के हेडबैंड छीनने की कोशिश कर रहा था। बिली सोच ही रहा था कि अपने प्रतिद्वंदी के गले में बंधे हेडबैंड को छीनने के लिए पर्याप्त करीब कैसे पहुंचे, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका साथी मारा जाने वाला है। उसने जल्दी से अपने प्रतिद्वंदी को लात मारी और ऐन वक्त पर अपने साथी की मदद करने में सफल रहा। उसके साथी ने अवसर का उपयोग करके जल्दी से हेडबैंड ले लिया, जबकि बिली उस शूरवीर से लड़ने के लिए वापस लौट आया जिसे उसने जोर से लात मारी थी। बिली 7 मिनट तक लड़ा और अंततः अपने प्रतिद्वंदी से हेडबैंड छीनने में सफल रहा। उसने अपने प्रतिद्वंदी की ओर देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। इस बार तुम्हारे साथ लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस बार जीतने के लिए बस भाग्यशाली रहा। धन्यवाद, बिली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका प्रतिद्वंदी वापस मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर वो मर चुका था। एक बार जब बिली और उसकी टीम का काम पूरा हो गया, तो उन्होंने जल्दी से वहां से निकलने और वापस जोश के कैंप की ओर जाने का फैसला किया। दुश्मन के झंडे के साथ घूमना भी बहुत जोखिम भरा था। जैसे जैसे लक्ष्य ने और निरीक्षण किया, वो बिली के परिवर्तन को देखकर चकित रह गया। क्या ये वही लड़का नहीं था जो कभी एक प्यारे के-पॉप स्टार जैसा दिखता था? अब उसका शरीर एक गठीले नायक जैसा लग रहा था। लक्ष्य ने वास्तव में बिली के साहस और निडर रवैये की प्रशंसा की। हालांकि लक्ष्य को उनका अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाना पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि वे अपने साथियों और खुद को सुरक्षित तरीके से बचाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचें। लक्ष्य का दृढ़ विश्वास था कि कल लड़ने के लिए आज जीवित रहना जरूरी है। लक्ष्य को बस समय और सिस्टम की मदद चाहिए थी ताकि वो अपने रास्ते में आने वाले सभी संकटों को टाल सके। और जब वो तैयार होगा तो वो पता लगाएगा कि इस डैडी को जहर किसने दिया था। वो अभी भी उस जहर घटना को लेकर बहुत गुस्से में था। यदि आप उसके साथ अच्छे हैं तो वो आपको पूरी दुनिया दे देगा, लेकिन अगर आपने उसके लिए मुसीबत खड़ी की तो वो आपको 10 लाख बार मार डालेगा। वो एक बहुत ही पेटी यानी छोटी बातों को पकड़ने वाला व्यक्ति था और वो अपनी इस कमी से अवगत था। क्या बिली और त्रे सुरक्षित अपने कैंप पहुंच पाएंगे? क्या जोश का कैंप इस परीक्षा में अव्वल आएगा? इससे पहले कि किसी को पता चलता, समय समाप्त हो गया। वे पूरे 2 घंटे से लगातार लड़ रहे थे,
निरीक्षण कर रहे थे और अपने विरोधियों को पकड़ रहे थे। सभी अपने कप्तानों के पीछे 3 की सीधी कतारों में इकट्ठा हो गए। कोई भी देर से नहीं आया था। लक्ष्य ने प्रत्येक टीम के कप्तान के सामने 2 बैग रखे थे। एक बैग का उपयोग उनके जीवित टीम के सदस्यों से सभी हेडबैंड इकट्ठा करने के लिए किया गया था, जबकि दूसरे का उपयोग दुश्मन के हेडबैंड और झंडे इकट्ठा करने के लिए किया गया था। इकट्ठा होने के बाद लक्ष्य ने सबके सामने सब कुछ गिना, ताकि वे जान सकें कि एक टीम के रूप में उन्होंने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है। जोश की टीम ने 2 झंडे और 19 हेडबैंड इकट्ठे किए थे। मार्क की टीम के पास 1 झंडा और 25 हेडबैंड थे, जबकि गैरी की टीम के पास भी 1 झंडा और 27 हेडबैंड थे। लक्ष्य की नज़र में उनके परिणाम कुल मिलाकर एक जैसे थे। हालांकि जोश के पास हेडबैंड की संख्या सबसे कम थी, लेकिन उसने 2 झंडे प्राप्त किए थे, जबकि गैरी और मार्क के स्कोर भी समान थे। इस परीक्षा में हर कोई एक टीम के रूप में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुआ था। जैसे ही सैनिकों ने अपना परिणाम सुना, वे इतने खुश हुए कि लगभग रो पड़े। ये जानना जरूरी था कि ये उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उनमें से अधिकांश के पास युद्ध का अनुभव कम था और युद्ध की रणनीतियों से इतने परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई और उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने खुद अपने शरीर और सोचने के तरीके में बदलाव देखे थे। वे एक दूसरे को परिवार की तरह मानने लगे थे और पहली बार उनमें भाईचारे की गहरी भावना पैदा हुई थी। अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा, तो राजधानी के अधिकांश शूरवीर बहुत स्वार्थी थे, केवल अधिक शक्ति और धन प्राप्त करने के बारे में सोचते थे। यदि आप वहां मजबूत नहीं थे, तो आपको कुचला जाता था और यहां तक कि उपहास भी उड़ाया जाता था। लेकिन यहां बंजरपुर में उन्हें जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी एक नई समझ मिली थी। मजबूत को हमेशा कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। लोग चाहे कितने भी गरीब हों, ये उन्हें कचरा समझने का पर्याप्त कारण नहीं था। अभी सुबह के केवल 6:30 बजे थे, जो उनके सामान्य प्रशिक्षण सत्रों के समाप्त होने के लिए बहुत जल्दी थी। इसलिए वे जानते थे कि परीक्षा में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। चूंकि हमारे पास समय है, हम आज की परीक्षा के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। आपने अभी जो किया, उसे आप चरण 1 भाग अ मान सकते हैं, जबकि ये चरण 1 भाग ब होगा, लक्ष्य ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप सभी 6-6 के समूह बनाएं, जिसमें प्रत्येक टीम के 2-2 शूरवीर शामिल हों। पिछला परीक्षण दिखाता है कि आपने अपने कप्तान की टीम में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब मुझे जरूरत है कि आप अन्य कप्तानों के अधीन अन्य शूरवीरों के साथ मिलकर काम करें। याद रखें कि हम सभी बंजरपुर के लोग हैं। कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। हमेशा सुधार की गुंजाइश है, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें। लक्ष्य ने अपनी बात जारी रखी। पुरुषों को लगा कि लक्ष्य ने जो कहा वो सही था। वे सभी बंजरपुर के लिए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किस कप्तान के अधीन थे, बशर्ते उन्होंने बंजरपुर के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। अब आवश्यकता अनुसार 6 के समूह बनाएं। बेशक कप्तानों को आप सभी से अलग समूह में रखा जाएगा। उन्होंने जल्दी से अपने समूह बनाए और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। पिछले हफ्तों में मैं आप सभी को प्रशिक्षित कर रहा हूं कि कैसे केवल अपनी शारीरिक शक्ति के साथ सरल उपकरणों का उपयोग किया जाए और फिर उनका उपयोग पहाड़ियों और चट्टानों पर चढ़ने के लिए किया जाए। अपने नंगे हाथों का उपयोग करके आप सभी ने अपनी शारीरिक सहनशीलता, लचीलापन, मानसिक शक्ति, मांसपेशी समन्वय, मांसपेशियों की ताकत और अनुकूलन क्षमता के लिए निर्णय लेने की भावना में सुधार किया है। आप में से कुछ लोगों ने तो ऊंचाई और मौत के डर पर भी विजय प्राप्त कर ली है। लक्ष्य ने अपने आदमियों को देखा, जो गर्व और आत्मविश्वास से चमक रहे थे और अपने भीतर उपलब्धि की भावना महसूस की। कुछ दिन पहले उसने परीक्षा के सेट बनाने में सहायता के लिए कुछ ग्रामीणों को पैसे दिए थे। इस परीक्षा के लिए लक्ष्य ने इसे लगभग पृथ्वी के मिलिट्री ड्रिल सेशन की तरह तैयार किया था। आप सभी मेरे पीछे आएं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी अगली परीक्षा कहाँ आयोजित की जाएगी। वहां पहुंचने के बाद जो कुछ उनके सामने था, उसे देखकर वे भ्रमित थे कि परीक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। प्रत्येक टीम के लिए लक्ष्य ने लकड़ी के 5 ढेर रखे थे, जो बहुत कम दूरी पर अलग थे। एक बार में केवल 6 लोग ही एक ढेर के ऊपर से कूद सकते थे। सैनिकों से अपेक्षा थी कि वे लकड़ी के इन ढेरों को बिना छुए उनके ऊपर से कूदें। अगली ड्रिल पृथ्वी पर टायर ड्रिल अभ्यास जैसी थी। सैनिक गिरने से बचने की कोशिश करते हुए कई कार टायरों में कूदते थे।
चूंकि इस युग में टायर नहीं थे, इसलिए उसने मिट्टी, पत्तियों, घास और टहनियों से गोलाकार सांचे बनाए थे। सैनिकों को बिना गिरे 20 सांचों के माध्यम से कूदने के बाद ही अगले अभ्यास पर जाना था। बाद में उसने प्रत्येक टीम के लिए कुछ कीचड़ भरे पानी के ऊपर 5 पंक्तियों वाला एक लकड़ी का जंपिंग बार बनाया। लक्ष्य ये था कि सैनिक जमीन को छुए बिना उसके द्वारा बनाए गए लटकते लकड़ी के बार का उपयोग करके कीचड़ भरे पानी को पार करें। इसके बाद जाल से बनी एक बड़ी दीवार थी जो 10 फीट के एक मजबूत और पुराने पेड़ के किनारे लटकी हुई थी। पुरुष दीवार की ओर दौड़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे और खंभे की तरह पेड़ से नीचे फिसलकर आगे बढ़ेंगे। बाद में वे कई जालों के नीचे रेंगेंगे और अंत में उन्हें चोटी तक पहुंचने के लिए पहाड़ के किनारे की चट्टान पर चढ़ना होगा। एक बार चट्टान के शीर्ष पर पहुंचने के बाद वे कमांडर लूसियस से मिलेंगे, उनसे एक लकड़ी का ब्लॉक लेंगे और उसे लक्ष्य को वापस पेश करने के लिए वापस दौड़ेंगे। मिशन पूरा। आपकी परीक्षा के लिए मान लीजिए कि बंजरपुर युद्ध में है और इसे विनाश से बचाने का एकमात्र तरीका कमांडर लूसियस से कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त करना और उसे इस राजा के पास वापस लाना है। आपका कार्य सभी बाधाओं को पार करना, वस्तु प्राप्त करना और उसे बिना नुकसान पहुंचाए वापस लाना है। लक्ष्य ने अपने उत्साहित पुरुषों की ओर देखा और जारी रखा। लेकिन ध्यान देने की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। रॉक क्लाइंबिंग करते समय प्रत्येक टीम को उपयोग के लिए केवल 8 रस्सियां दी जाएंगी। चढ़ना शुरू करने से पहले आपको अपनी रस्सी के साथ साथ अपने साथियों की रस्सी को भी सुरक्षित करना होगा। यदि आप एक साथी कम हुए तो कमांडर लूसियस आपको वस्तु नहीं देंगे। यदि एक व्यक्ति भी वहां नहीं है तो आप सभी विफल हो जाएंगे। अब वे सभी समझ गए कि उन्हें वास्तव में एक टीम के रूप में अच्छे से काम करने की जरूरत है। साथ ही कमांडर लूसियस के पास जाने और वापस आने में केवल 15 मिनट लगने चाहिए। समय समाप्त होने के बाद आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। वे सभी अब चिंतित थे कि वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं। जैसे ही लक्ष्य ने उनके चिंतित चेहरों को देखा, उसने उनके कप्तानों को प्रदर्शन करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का निर्णय लिया। वास्तव में जब लक्ष्य ने सभी बाधा कोर्स बनाने का काम पूरा कर लिया था तो उसने लूसियस और कप्तानों को दिखाया था कि ड्रिल कैसे करनी है। पहले वे धीमे थे, लेकिन अब वे इस मामले में विशेषज्ञ हो गए थे। आखिरकार वे सैनिकों को कप्तान के रूप में विफल होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त मेहनत की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बाधा कोर्स के 5 सेट हैं। चट्टान पर चढ़ने के लिए सभी के लिए 3 जाल उपलब्ध हैं। आप सभी जो एक और चीज साझा करते हैं वो है चट्टान, इसलिए 5 टीमें एक साथ प्रदर्शन करेंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। जैसे ही पुरुषों ने अपने कप्तानों को बहुत तेजी से एक साथ काम करते देखा, वे चकित रह गए और उन्हें पूजा भरी नजरों से देखने लगे। उनके कप्तानों ने जिस गति से एक साथ चट्टानों पर चढ़ाई की, उसने उन्हें अचंभित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वे खुद अभी इतने तेज नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अब उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया था कि परीक्षा उनकी क्षमताओं के भीतर है। जब उनके कप्तान वापस लौटे तो सभी ने तालियां बजाईं और दिल से उनकी प्रशंसा की। अब पहली 5 टीमें आगे बढ़ें और शुरू करें। परीक्षा शुरू होती है। जोसेफ फिग बहुत चिंतित और घबराया हुआ था, क्योंकि वो किनारे से परीक्षा की प्रगति देख रहा था। उसने गौर किया कि कुछ शूरवीरों के पैर रस्सी की दीवार में उलझ गए थे, जबकि अन्य लकड़ी के ढेरों पर तेजी से नहीं कूद पा रहे थे। अधिकांश लोग तब गिरे जब उन्हें मिट्टी की सूखी पत्तियों के गोलाकार ढेरों पर से कूदना था, और कुछ लोग चट्टान पर चढ़ने में धीमे थे। उनके राजा ने उन्हें सिखाया था कि चट्टान पर चढ़ते समय अपने हाथ कहाँ रखने हैं, इस पर निर्णायक फैसला कैसे लिया जाए। उसने ये भी नोट किया कि कुछ लोगों के लिए जब तक वे चट्टान की चोटी पर पहुंचे, लक्ष्य ने कह दिया कि उनका समय समाप्त हो गया है। अन्य लोगों ने लूसियस से वस्तु एकत्र कर ली थी और लक्ष्य की ओर वापस लौटते समय उनका समय समाप्त हो गया। कुछ लोगों ने वापस आते समय वस्तु को मिट्टी में गिराकर या चट्टान के ऊपर से नीचे गिराकर उसे नुकसान पहुंचाया। ये भी उनके राजा के लिए एक विफलता थी। उनके राजा ने कहा था कि वो वस्तु को नुकसान पहुंचाने वाली एकमात्र चीज रक्त को अनुमति देंगे। महत्वपूर्ण वस्तुओं या यहां तक कि राज्य के दस्तावेजों के प्रति लापरवाही से जानकारी उजागर हो सकती है और आपकी स्थिति आपके प्रतिद्वंदी के सामने खराब हो सकती है। यदि आपको वस्तु मिल जाती है तो वापस लौटने से पहले उसे सुरक्षित करना अनिवार्य है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जोसेफ जिस बात को लेकर चिंतित था वो थी चट्टान पर चढ़ना। जब उसने पहले चढ़ाई की थी तो वो आश्वस्त था, क्योंकि वो अपनी रस्सी पर अकेला था।
लेकिन अब अन्य लोग चट्टान पर चढ़ने के लिए उस पर निर्भर थे। उनकी सुरक्षा और जीवन एक तरह से उसके हाथों में था। उनके राजा ने उन्हें बताया था कि सैन्य विजय अभियान में जब भी पत्थर की दीवार, चट्टान या पहाड़ का किनारा दिखाई देता है तो कई लोग उसके चारों ओर से जाना चुनते हैं। जोसेफ भी उनमें शामिल था। ये पहली बार था जब उसने पहाड़ियों, चट्टानों या पहाड़ों को मापने की आवश्यकता के बारे में सुना था। किसी ने भी इस विचार के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जोसेफ इसमें बुद्धिमत्ता देख सकता था। कोई भी दुश्मन कल्पना नहीं करेगा कि कोई उन्हें मारने के लिए स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ेगा, इसलिए वे उस किनारे को बिना निगरानी के छोड़ देंगे, जिससे घुसपैठ के लिए जगह मिल जाएगी। और यदि आप चट्टान पर चढ़ते समय पर्याप्त तेज नहीं हैं, तो दुश्मन आपको खोज सकता है और आप पर पत्थर फेंक सकता है, जिससे आप तुरंत कुचल सकते हैं। जैसा कि उनके राजा हमेशा कहते हैं, युद्ध में आपको एक हत्यारे की तरह फुर्तीला होना चाहिए। जोसेफ ने बंजरपुर और महाराज की महिमा के लिए अपना बेस्ट देने और खुद को मजबूत करने के साथ साथ खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। भले ही वो परीक्षा पूरी ना करे, लेकिन उसे अपने साथियों को साथ लेकर चलने में आत्मविश्वासी होना आवश्यक था। और जोसेफ सही था। हालांकि इस अभ्यास में समय महत्वपूर्ण था, लेकिन लक्ष्य का प्राथमिक उद्देश्य टीम वर्क था। उसे जरूरत थी कि प्रत्येक नाइट एक टीम में उन्हें दी गई जिम्मेदारी को महसूस करें। वे स्वार्थी होकर कार्य नहीं कर सकते थे और उन्हें ऐसे बुद्धिमान निर्णय लेने की आवश्यकता थी जिससे पूरी टीम को लाभ हो। जब जोसेफ और उसकी टीम चट्टान के नीचे की ओर दौड़ी तो जोसेफ ने रस्सी का एक सिरा लिया, उसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया और रस्सी का दूसरा सिरा अपने अगले साथी को थमा दिया। ये निश्चित रूप से सुरक्षा उपायों के लिए था। जोसेफ को एहसास हुआ कि वो समूह का सुरक्षा पर्वतारोही था, जबकि अन्य उसके पीछे सहायक पर्वतारोही थे। जोसेफ ने एक और रस्सी ली, उसे अपने पैरों और कूल्हों के चारों ओर एक हार्नेस की तरह बांध लिया और रस्सी के दोनों सिरों को अपनी कमर के चारों ओर बंधी दूसरी टीम की रस्सी के साथ गांठ लगा दी। उसके साथियों ने भी ऐसा ही किया। बेशक महाराज ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास चट्टान या पत्थर की दीवार पर चढ़ते समय हमेशा एक खंजर होना चाहिए। एक नई रस्सी का एक सिरा हमेशा खंजर से और दूसरा सिरा पर्वतारोही की कमर की रस्सी से बांधा जाना चाहिए। एक बार जब वे खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो मुख्य पर्वतारोही को मिट्टी और चट्टान की दरारों में सहारे के रूप में खंजर को गहराई से चुभोना होता है और चट्टान पर चढ़ना होता है। इस तरह यदि वे सभी फिसल जाते हैं तो गहराई से चुभोए गए काकू से जुड़ी रस्सी उन्हें बचा लेगी। जोसेफ ने अपने सामने खड़ी ऊंची चट्टान को देखा और उस पर चढ़ना शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने सामने एक लता देखी और हिचकिचाया कि क्या उसे अभी पकड़ना बुद्धिमानी होगी। जब उसने ऐसा किया तो कुछ नहीं हुआ और वो तुरंत ये जानकर खुश हो गया कि उसने अपनी टीम के लिए सही चुनाव किया है। जैसे ही वे पहाड़ी पर आगे बढ़े, अचानक कड़क, जोसेफ को अपनी टीम की कमर की रस्सी पर एक खिंचाव महसूस हुआ और उसने नीचे देखा। उसने तुरंत देखा कि उसका एक साथी टीम की रस्सी से असहाय होकर लटक रहा है। उसका साथी फिसल गया था। जोसेफ ने तेजी से सोचा, खुद को स्थिर करने के लिए अपने खंजर का उपयोग मिट्टी में गाड़कर वापस अपनी स्थिति पर चढ़ो। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, चिंता मत करो, जोसेफ ने मुस्कुराहट के साथ कहा। नाइट ने अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ कड़वी मुस्कुराहट दी। वो ऐसा लग रहा था जैसे हार मानने वाला हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 15 मिनट में नहीं पहुंचते। मायने ये रखता है कि हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करें और अपने कौशल को बेहतर बनाएं। आप अन्य बाधा गतिविधियों में सबसे अच्छे थे, तो क्या हुआ अगर आप अभी इसमें धीमे हैं? महाराज की मदद से हम कुछ ही समय में प्रोफेशनल बन जाएंगे। धैर्य रखें और आसानी से हार न माने, जोसेफ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए प्रोत्साहित किया। हाँ, वो सही कह रहा है, खुश हो जाओ, मैं खुद भी वहां लगभग फिसल ही जाता। हम सब सीख रहे हैं ना। अभी कोई भी हमारे कप्तानों जितना अच्छा नहीं है, इसलिए चिंता न करें, आगे बढ़ें, एक अन्य नाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइट ने जोसेफ और बाकी लोगों की ओर देखा और अधिक आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जैसे कि उसे अभी कोई ज्ञान प्राप्त हुआ हो। आप सभी का धन्यवाद, उसने उत्तर दिया। जैसे ही लक्ष्य, कप्तानों और लूसियस ने उन्हें सुना, वे सभी मुस्कुराए और सिर हिलाया, जैसे कि कही गई बात को स्वीकार कर रहे हों। यही वो मुख्य बिंदु था जो वे आज समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह जैसे ही अन्य शूरवीरों ने ये सुना, उन्हें भी एक आत्मज्ञान हुआ और अंत में वे समझ गए कि इस अभ्यास का वास्तविक लक्ष्य क्या था। एक बार जब जोसेफ और उसकी टीम चट्टान की चोटी पर पहुंच गए तो उनका समय समाप्त हो गया था। हालांकि वे समय के पहलू में विफल रहे थे, लेकिन वे अपने टीम वर्क के संबंध में पास हुए थे। उन्होंने अपना सिर ऊंचा रखा और बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं किया। वे अपने मन में सोच रहे थे कि समय के साथ खुद को और कैसे बेहतर बनाया जाए। वास्तव में सभी शूरवीर हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुद को बेहतर बनाने और अपने कप्तानों की तरह सख्त बनने की आकांक्षा की। एक बार जब वे सभी परीक्षा से समाप्त हो गए तो हर कोई आखिरी परीक्षा की प्रत्याशा में उत्साहपूर्वक अपने दैनिक कर्तव्यों में लग गया। कल इस नरक जैसी परीक्षा का आखिरी दिन था।
क्या ये एक सामान्य तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी या कुछ और? इस प्रश्न ने उन्हें पूरे दिन गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। खर्राटे, और अंत में हर कोई अपने चेहरों पर उत्सुक मुस्कान और अपने दिलों में उपलब्धि की भावना के साथ सो गया। वे मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे। अगला दिन महल के प्रशिक्षण प्रांगण में सैनिक जमा हो गए थे। आज परीक्षाओं का आखिरी दिन था। जिन्हें कल मृत घोषित किया गया था, उन्हें लगा कि आज के परीक्षण में उन्हें असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वे इतने चिंतित थे कि अनजाने में ही सचमुच कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने कमांडर, कप्तानों, साथियों और महाराज को नीचा दिखाया है। उनकी योग्यता साबित करने के लिए अकेले यही भावना काफी थी। लक्ष्य ने अपने आदमियों की ओर देखा और मुस्कुराया। आज कमांडर लूसियस और मैं आपके तलवारबाजी कौशल का परीक्षण करेंगे। हम आपके रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय, लचीलेपन, पराक्रम और युद्ध कौशल को देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलो वजन के 4 रेत के थैले, सैंडबैग्स और पीठ पर ढोने के लिए 15 किलो का एक सैंडबैग दिया जाएगा। आपको इन वजनों को पहनकर कमांडर लूसियस या मेरे साथ 5 मिनट तक लड़ना है। 2 मैच एक साथ चलेंगे। एक में कमांडर लूसियस लड़ेंगे और दूसरे में मैं। लक्ष्य जानता था कि लूसियस अपनी तलवार चलाते समय बिना ब्रेक लिए लगातार 2 घंटे तक टिक सकते हैं। लूसियस एक अनुभवी योद्धा थे। इस पद तक पहुंचने के लिए युद्ध के मैदान में बहुत से शत्रुओं का संहार करना पड़ता था। कुछ युद्धों में लूसियस को युद्ध समाप्त होने तक लगातार 4 घंटे तक लड़ना पड़ा था। शूरवीरों के लिए श्वसन अभ्यास बहुत लोकप्रिय थे। युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक सहनशक्ति और गति की आवश्यकता होती है। लक्ष्य जानता था कि प्रत्येक मैच के अंत में एक शूरवीर के जाने और दूसरे के मंच पर आने में 1 मिनट का समय लगेगा। अनुभवी शूरवीरों के लिए वो 1 मिनट अगले प्रतिद्वंदी के लिए सांसें काबू करने और गति बटोरने के लिए पर्याप्त था। जहां तक लक्ष्य का सवाल था, वह जानता था कि वो बिना थके 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इसलिए उसने सिस्टम से मदद मांगी। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई एनर्जी बूस्टर है जिसका मैं उपयोग कर सकूं? मेजबान को जवाब, इस सिस्टम के पास सब कुछ है, यहां तक कि इंस्टेंट रामेन नूडल्स भी। इसलिए सिस्टम के पास एनर्जी बूस्टर भी होंगे। सिस्टम से ऊर्जा का एक शॉट केवल 1 घंटे तक रह सकता है और इसकी कीमत 3 विकास अंक, 5 तकनीकी अंक या 1 बोनस अंक है। ये शॉट ऊर्जा के स्तर को पुनर्जीवित करता है और शरीर को अधिकतम ऊर्जा की स्थिति में लाता है। उपयोगकर्ता की थकान और दर्द के सभी निशान गायब हो जाएंगे। क्या मेजबान इसके लिए अपने विकास अंकों का उपयोग करना चाहता है? सिस्टम ने पूछा। सिस्टम, क्या मैं इस शॉट का उपयोग अपने अलावा किसी और पर कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हर 1 घंटे के बाद कैप्टन लूसियस और मुझे एनर्जी शॉट देना। तो 4 घंटों के लिए हमें प्रत्येक को 3 शॉट्स की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर 6 शॉट्स का उपयोग किया जाएगा। सही है सिस्टम? ये सही है मेजबान। कुल मिलाकर मेजबान प्रति घंटा एनर्जी शॉट्स के लिए 18 विकास अंकों का उपयोग करेगा। लक्ष्य ने सिर हिलाया और प्रसन्न हुआ। उसने लूसियस के लिए भी कुछ शॉट लेने का फैसला किया, क्योंकि वह चाहता था कि लूसियस युवा शूरवीरों से अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में लड़े। ये उन शूरवीरों के लिए भी न्यायपूर्ण होगा जिन्होंने लूसियस से उनकी पूरी ताकत के दौरान मुकाबला किया था। वजन बांधने का कारण ये देखना था कि पुरुष अलग अलग परिदृश्यों में कैसे लड़ सकते हैं। दुश्मन का सामना करते समय आपको भारी सामान या अपनी पीठ पर बचाए गए नागरिकों को लेकर लड़ना पड़ सकता है। क्या होगा यदि आप एक बेहोश राजकुमारी को ले जा रहे हों और जैसे ही आप उसे नीचे रखें, कोई पीछे से हमला करके उसे मार दे? इसके अलावा आपको अपने हाथ में भारी सामान या पीठ पर किसी व्यक्ति को लेकर लड़ते हुए भागने की आवश्यकता हो सकती है। अनुकूलनशीलता यानी अडैप्टेबिलिटी ही कुंजी है। लक्ष्य ने महसूस किया कि अधिकांश युवा शूरवीर अपनी पीठ और पैरों पर वजन लेकर अच्छी तरह से नहीं लड़ पा रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके हाथों के वजन ने उन्हें तलवार चलाने में उतना परेशान नहीं किया। समस्या ये थी कि वे इन वजनों के साथ लड़ते समय अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संतुलित करना नहीं जानते थे। इसलिए अधिकांश समय वो नीचे गिर जाते, लड़खड़ाते या गलती से अपनी तलवारें गिरा देते। वे खुद को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन युद्ध में शत्रु आपको समायोजन का समय नहीं देगा। अपने आदमियों को देखकर लक्ष्य ने फैसला किया कि वह उन्हें नियमित रूप से वजन के साथ प्रशिक्षित करना शुरू करेगा। 1 घंटे की लड़ाई के बाद लूसियस को आश्चर्य हुआ कि उन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। उन्होंने मान लिया था कि ये उनके द्वारा किए गए श्वसन अभ्यास के कारण था। लूसियस ने लक्ष्य की ओर देखा और गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा था कि युवा महाराज 1 घंटे की कई गहन लड़ाइयों के बाद कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने ये देखने का फैसला किया कि लक्ष्य परीक्षा से ब्रेक लेने से पहले कितनी देर तक टिक सकते हैं।
2 घंटे बीत गए, यहाँ तक कि 3 घंटे भी बीत गए, फिर भी लक्ष्य को पसीना तक नहीं आया। हालांकि लूसियस को ये अजीब लगा कि वो थके नहीं है, लेकिन अब वे लक्ष्य को इतनी देर तक तलवार चलाने के लिए एक राक्षस मानने लगे थे। वास्तव में केवल लूसियस ही ऐसा नहीं सोच रहे थे, सभी युवा शूरवीर सोच रहे थे कि लक्ष्य इंसान नहीं है। लूसियस को तो भी समझते थे, लेकिन लक्ष्य जो पहले कभी युद्ध में नहीं गए थे, इतनी देर तक टिक सकते हैं। वे सभी अपने राजा से बहुत प्रभावित थे। एक बार परीक्षा समाप्त होने के बाद लक्ष्य ने शूरवीरों को सूचित किया कि उन्हें उनके परिणाम और पुरस्कार कल सुबह उनके नियमित प्रशिक्षण सत्र से पहले मिलेंगे। नाश्ता करने के बाद लक्ष्य ने आज खेतों और खदानों की जांच करने का मन बनाया। जैसे ही वो त्रे के साथ ऊपरी क्षेत्र से बाहर निकल रहे थे, तिवारी का एक शागिर्द दौड़ता हुआ आया। शुभ दिन महाराज, आपके द्वारा मांगे गए सभी स्लेट और ब्लैकबोर्ड सफलतापूर्वक बना लिए गए हैं, पाल ने लक्ष्य के सामने सिर झुकाते हुए कहा। सिर उठाओ पाल, ये बहुत अच्छी खबर है। चलो पहले तुम्हारे मालिक से मिलते हैं। जी महाराज। शुभ दिन महाराज, आपके सभी आदेश पूरे हो गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। महाराज, अगर मैं कहूं तो ये ब्लैक बोर्ड और वो अजीब सफेद पत्थर जिसे आप चौक कहते हैं, बस कमाल, जीनियस है। तिवारी ने लक्ष्य की ओर श्रद्धा और प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा। लक्ष्य धीरे से हंसा। तिवारी, अभी बहुत उत्साहित मत हो, भविष्य में हम बंजरपुर में और भी अद्भुत चीजें बनाएंगे। आखिरकार विचार मेरा था, लेकिन सारा असली काम आपने और आपके शागिर्दों ने किया है, इसलिए आप सभी इस श्रेय के हकदार हैं। नहीं नहीं महाराज, एक सच्चा आदमी उस बात का श्रेय नहीं लेता जो उसने नहीं की, तिवारी ने सिरे हिलाते हुए कहा। लक्ष्य केवल बेबसी से उसे देख सका। वास्तव में जैसे जैसे समय बीत रहा था, तिवारी को उन सभी शानदार विचारों और कामों के बारे में पता चल गया था जो महाराज ने बंजरपुर में किए थे। जमीन से भोजन उगाने से लेकर चौक बनाने तक एक 15 साल के लड़के को इतना गहरा ज्ञान कैसे हो सकता है? उसकी नजरों में लक्ष्य पहले से ही एक बुद्धिमान ऋषि बन गया था, जो दुनिया की हर समस्या का समाधान जानता था। तिवारी, क्या आप और आपके शागिर्द शिक्षित हैं? लक्ष्य ने पूछा। जी महाराज, मैंने उन्हें पढ़ना, लिखना और गणित करना सिखाया है, तिवारी ने उत्तर दिया। भविष्य में मैं चाहूंगा कि आप अधिक लोगों को बढ़ईगिरी और निर्माण के बारे में सिखाएं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तिवारी ने थोड़ी देर सोचा और अंत में जवाब दिया। मैं करूंगा महाराज, लेकिन मेरी कार्यशाला बहुत छोटी है, यहां बहुत से लोगों को नहीं रखा जा सकता। तिवारी ने अपनी अस्त व्यस्त कार्यशाला के चारों ओर देखते हुए कहा। अभी उसकी चिंता न करें तिवारी, मैं बंजरपुर में सभी के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूं। एक बार जब लोग पढ़ना लिखना जान जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपने 2 शागिर्दों को या खुद को चुनें, ताकि बाद में उन्हें बढ़ईगिरी और निर्माण के बारे में सिखा सकें। आपको किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको निचले क्षेत्र में एक पूरी हवेली दूंगा, जिसमें आपकी नई कार्यशालाओं के लिए 18 इमारतें होंगी। तिवारी स्तब्ध रह गया। क्या एक छोटी सी कार्यशाला के लिए पूरी हवेली बहुत बड़ी नहीं है? महाराज, क्या योजना बना रहे हैं? लक्ष्य ने तिवारी की ओर देखा और तुरंत जान गया कि वो किस बात से चिंतित था। इन इमारतों में एक साथ 2000 से अधिक लोग काम कर पाएंगे। मैं आपको इन इमारतों और बंजरपुर की सभी निर्माण परियोजनाओं का प्रभारी बनाऊंगा। हालांकि अभी हमारे पास बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द ये जगह लोगों से भर जाएगी। तिवारी अंततः समझ गया कि लक्ष्य कहां ले जाना चाह रहा है। इसके अलावा भविष्य में मैं आपको वेल्डिंग, सामग्री या इमारतों के निर्माण और नए उपकरणों के निर्माण के लिए ऐसी नई तकनीकें सिखाऊंगा जो पहले कभी नहीं देखी गई हैं। आप पूरे साम्राज्य में इन तकनीकों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जहां तक नए उपकरणों की बात है, वो अधिकतर लोहे से बने होंगे। बेशक आपको और आपके अधीन सभी ग्रामीणों को आपकी सेवाओं के लिए मासिक भुगतान किया जाएगा। तिवारी जितना सुनता उतना ही उत्साहित होता गया। फिलहाल उसकी कार्यशाला में शायद ही कोई ग्राहक आता था। पिछले कुछ वर्षों में उसके ग्राहक केवल जमींदार और नगर प्रमुख थे। वो उसे उसके सभी कामों के लिए उचित कीमत देते थे और वो उस राशि से संतुष्ट था। वह पैसे की परवाह केवल अपने शागिर्दों और खुद का पेट भरने के साथ साथ यहाँ वहाँ कुछ ग्रामीणों की मदद करने के लिए करता था। जब उसके पास अतिरिक्त पैसा होता तो वह दूसरे गांव तक गाड़ी ले जाता, खाना खरीदता और बंजरपुर के कुछ ग्रामीणों के साथ साझा करता। लेकिन अब उसके पास ग्रामीणों को कुछ सिक्के कमाने का मौका देने का अवसर था, जबकि वो अपने पेशे में नए कौशल और तकनीक सीखेगा। वह महाराज के अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता था? इसलिए एक बार जब आप उन सिद्धांतों और विधियों को समझ लेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप बाद में अपनी कार्यशालाओं में आने वाले सभी लोगों को भी सिखाएं, लक्ष्य ने जारी रखा। बिल्कुल महाराज, तिवारी ने खुशी से कहा।
लक्ष्य जानता था कि वो अभी तिवारी से निर्माण के सिद्धांतों को सिखाने के लिए नहीं कह सकता था, या लोकनाथ यानी विगिन्स से खनिजों के निष्कर्षण के सिद्धांतों को सिखाने के लिए नहीं कह सकता था। अभी उनमें से कोई भी भौतिकी, रसायन विज्ञान या यहाँ तक कि जीव विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वे गणित जानते थे, लेकिन पृथ्वी जैसा गणित नहीं। वे केवल जोड़ना, घटाना और बुनियादी भाग करना जानते थे। अच्छी बात यह थी कि वे सभी साक्षर थे। लक्ष्य ने यही योजना बनाई कि जब ग्रामीण पढ़ना लिखना और गणित सीख रहे होंगे तो वह प्रत्येक नेता को चारों विषयों पर किताबें देगा, जिससे वे पहले उनका अध्ययन कर सके और बाद में सभी कार्य विभागों में अपने श्रमिकों को सिखा सके। तिवारी खुश था, लेकिन अब बेहद चिंतित भी। लेकिन महाराज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन सब के लिए पर्याप्त लोहा कहाँ से मिलेगा? चिंता मत करो, ऊपरी हवेली में विभिन्न कक्षाओं में यह ब्लैकबोर्ड लगाने के बाद मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। तिवारी अभी भी उलझन में था, लेकिन उसने लक्ष्य पर विश्वास करना चुना। तिवारी ने 3 शागिर्दों को लिया, सभी बोर्डों को एक गाड़ी में रखा और लक्ष्य और त्रिया के पीछे ऊपरी क्षेत्र की एक हवेली की ओर चल दिया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दीवारों पर बने फैंसी डिजाइन और चित्रों को हटाने में अपना समय बिताया। आखिरकार लक्ष्य का मानना था कि कक्षाएं सभी विकर्षणों से मुक्त होनी चाहिए, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने विभिन्न कमरों में दीवारों पर ब्लैकबोर्ड लगा दिए और एक कमरे का उपयोग सभी स्लेटों के भंडारण कक्ष के रूप में किया। लक्ष्य ने निचली क्षेत्रों में जाने का फैसला किया ताकि वो तिवारी को लोहे के खनिज लगा सके और कक्षाओं के लिए चौक भी इकट्ठा कर सके। नीचे जाते समय सिस्टम ने उसे उसके इनाम की सूचना दी। डिंग डिंग, होस्ट को ब्लैकबोर्ड बनाने के लिए बधाई। आपको ब्लैकबोर्ड बनाने के लिए 40 बोनस अंक यानी बीपी और चौक बनाने के लिए 10 बीपी का इनाम दिया गया। सिस्टम ने जवाब दिया, सिस्टम मुझे मेरी स्थिति दिखाओ। नाम लक्ष्य प्रताप, आयु 15 वर्ष, स्थिति बंजरपुर का राजा, स्तर शुरुआती, अभी तक स्तर 1, वर्तमान स्थिति स्वस्थ, कुल अंक 82 डीपी और 50 बीपी। नोट, डीपी विकास अंक है और बीपी बोनस अंक है। दरअसल लक्ष्य ये भूल गया था कि उसे ब्लैकबोर्ड और चौक बनाने के लिए अंक मिल सकते हैं। उसका दिमाग तोप बनाने और बारूद के अपने मिशन को शुरू करने पर केंद्रित था। उसे अल्केमिस्ट लोकनाथ को तोपों के लिए बारूद बनाना जल्दी सिखाना था। अचानक सिस्टम ने उसे एक नई चेतावनी दी। चेतावनी चेतावनी, मेजबान एक जहाज आपके क्षेत्र के समुद्री तट की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्य ने तिवारी को विदा कहा और कल मिलने का समय तय किया। फिर वो त्रे के साथ तेजी से मुड़कर वापस ऊपरी क्षेत्र की ओर चल दिया। त्रे हैरान था कि लक्ष्य अचानक इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है। जैसे ही लक्ष्य ने लूसियस के कार्यालय में कदम रखा, उसने कहा, चाचा लूसियस, बंजरपुर के समुद्री तट की ओर एक जहाज आ रहा है। कृपया 100 आदमियों को इकट्ठा करें और मेरे साथ तट की ओर चलें। लूसियस अपनी कुर्सी से उछल पड़े, अपनी तलवार ली और बाहर की ओर भागे। दौड़ते समय लूसियस ने पूछा, आपके अनुमान से उन्हें पहुंचने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय, लक्ष्य ने उत्तर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि त्रे अभी भी उलझन में था, लेकिन उसने लक्ष्य के विश्लेषण पर पूरी तरह भरोसा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि जब वो और लक्ष्य निचले क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तब लक्ष्य ने शायद समुद्र पर बंजरपुर की ओर आती हुई एक छोटी बिंदु जैसी आकृति देखी होगी। आखिरकार मध्य क्षेत्र से समुद्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। 1 घंटे बाद जब वे पर्याप्त पुरुषों को इकट्ठा कर रहे थे, तो बंदरगाह से एक सैनिक दौड़ता हुआ उनके पास आया। महाराज, एक बड़ा जहाज तट की ओर आ रहा है। अनुमान है कि वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। नाइट ने कहा, तुमने अच्छा काम किया सैनिक, तुम्हारी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। वापस जाओ और वहां तैनात बाकी सैनिकों को बताओ कि जहाज के तट पर रुकने से पहले हम सुरक्षा के लिए पर्याप्त आदमी लेकर आएंगे। जैसे ही सैनिक जाने वाला था, वो मुड़ा और उसने महसूस किया कि प्रांगण में लक्ष्य के साथ पहले से ही बहुत सारे शूरवीर इकट्ठे थे। क्या महाराज को आने वाले जहाज के बारे में पहले से पता था, या कोई और प्रशिक्षण दिनचर्या है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? युवा नाइट ने विचार किया। देखते ही देखते 30 मिनट और बीत गए और लक्ष्य अपने आदमियों के साथ समुद्री तट की ओर बढ़ने लगा। तट पर पहुंचकर लक्ष्य ने सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को वापस भेज दिया और इस अप्रत्याशित जहाज के रुकने का इंतजार करने लगा। जब लक्ष्य पहली बार निरीक्षण के दौरान यहां आया था, तो उसे पता था कि कुछ संदिग्ध चल रहा है। यहां पहले से ही एक जहाज डॉक बंदरगाह बना हुआ था और अधिकांश ग्रामीणों ने कहा था कि हर 4 महीने बाद लक्ष्य के पिता आर्यावर्त के राजा जहाज से मिलने के लिए बंजरपुर आते थे। जाहिर है कि नगर प्रमुखों और जमींदारों ने गरीब ग्रामीणों से झूठ बोला था ताकि वे दखल न दें। जिस समय जहाज रुकता था, नगर प्रमुख हमेशा लोगों को तट पर आने या निचले क्षेत्रों की ओर जाने से रोक देता था। नगर प्रमुख का दावा था कि वे महाराज को परेशान करेंगे और यदि वे इनमें से किसी भी स्थान पर दिखाई दिए तो मारे जाएंगे। ग्रामीण मरने से इतने डरे हुए थे कि एक बार जहाज रुकने के बाद वे मध्य क्षेत्र में छिप जाते थे और केवल शहर के फाटकों के बाहर जंगल में भोजन के लिए शिकार करते थे।
पहले तो उसे समझ नहीं आया कि जमींदारों और नगर प्रमुख की क्या योजना थी, लेकिन निचले क्षेत्र की खदानों का दौरा करने के बाद उसने आखिरकार इस पहेली को सुलझा लिया था। ऐसा संभव ही नहीं था कि उसके पिता हर 3 महीने में बंजरपुर आने के लिए समय निकालें। वो इस बात पर विश्वास कर लेता कि गायें उड़ सकती हैं, लेकिन उस कहानी पर नहीं। ग्रामीण अपना सारा जीवन यहीं रहे थे और सीधे साधे लोग थे। वे शाही दौरों के बारे में क्या जानते थे? उन रईसों ने उन्हें सच में ठगा था। ये स्पष्ट था कि ये वे व्यापारी थे जो नगर प्रमुख और जमींदारों के साथ व्यापार करते थे। उनके जहाज पर लगे प्रतीक और झंडे से पता चलता है कि वे करोना साम्राज्य के हैं। बंजरपुर की स्थिति से त्रय के साम्राज्य की तुलना में करोना इसका सबसे करीबी पड़ोसी साम्राज्य था। ये तर्कसंगत था कि ये रईस आर्यवर्त साम्राज्य के बाहर के लोगों के साथ व्यापार करेंगे। इस तरह उसके पिता को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए लक्ष्य ने निष्कर्ष निकाला कि ये जहाज एक व्यापारी जहाज होना चाहिए। जैसे ही जहाज रुका, एक गोल मटोल 20 साल का लड़का अपने शूरवीरों से घिरा हुआ जहाज से उतरकर लक्ष्य की दिशा में चल दिया। वो मुस्कुराया और अपनी बाहें फैलाकर जोर से बोला, अरे जमींदार सिल्वेन और नगर प्रमुख ऑगस्टस कहाँ हैं? क्या ले बीमार पड़ गए हैं? मैंने अभी अभी योधन साम्राज्य के कुछ शहरों के साथ व्यापार खत्म किया है और यहाँ से अपनी सामान्य आपूर्ति लेने का फैसला किया है। जैसे ही लक्ष्य ने उस लड़के की ओर देखा, उसने गौर किया कि वो लड़का बंजरपुर की वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी तरह से अनजान था। ये लड़का वाकई एक मस्त मौला इंसान था। वास्तव में लक्ष्य ने सोचा कि वो पृथ्वी वाले सांता क्लॉज का छोटा और गोल मटोल संस्करण है, बस सफेद बाल और दाढ़ी नहीं थे। उसे देखकर ही किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जब वो बोलता था तो उसकी मुस्कान सच्ची लगती थी और उसके गाल गुलाबी लाल हो जाते थे। लक्ष्य ने सोचा, कितना खुशमिजाज आदमी है। क्षमा करें श्रीमान, लेकिन नगर प्रमुख और जमींदार साम्राज्य के अन्य शहरों में तैनात कर दिए गए हैं। मैं बंजरपुर का नया शासक और नया राजा लक्ष्य हूं। लक्ष्य ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मिस्टर सांता क्लॉज चकित रह गए। हाँ, सांता। वास्तव में लक्ष्य ने पहले ही उसे इसी नाम से बुलाने का फैसला कर लिया था, चाहे उसका असली नाम कुछ भी हो। सांता की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसका मुंह खुला रह गया। लक्ष्य ने सोचा कि इस आदमी के पास कोई पोकर फेस नहीं है। इतना आश्चर्य क्यों? तो आप राजा प्रताप के बेटे लक्ष्य हैं। आप वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा लोग आपके बारे में बताते हैं। मैं किसी व्यक्ति के स्वभाव को केवल उसे देखकर ही बता सकता हूं। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं भाई। आपसे अच्छी ऊर्जा मिल रही है। उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। सांता लक्ष्य के चारों ओर गोलाकार घूमते हुए लगातार सिर हिलाने लगा। लक्ष्य और उसके शूरवीर समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोएं। श्रीमान, क्या आप देख नहीं सकते कि वे हमारे राजा हैं? क्या आप कम से कम अपनी मर्जी से उनके चारों ओर घूमना बंद नहीं कर सकते? क्या आप इसे इतना स्पष्ट किए बिना नहीं कर सकते? शूरवीरों ने सोचा। हाँ, मैं सही था, कोई पोकर फेस नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद आया। लक्ष्य ने मुस्कुराहट के साथ कहा। अरे, मैं शिष्टाचार भूल गया, सांता ने कहा। सबने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई, यहां तक कि उसके अपने शूरवीरों ने भी ऐसा ही किया। मेरा नाम बेंजामिन हैमिल्टन है। संक्षिप्त में आप मुझे बैन या जो चाहे बुला सकते हैं। चूंकि हम पहले से ही दोस्त हैं, मैं आपको छोटा भाई बुलाऊंगा। वास्तव में आप सभी को मुझे बड़ा भाई या छोटा भाई बुलाना चाहिए। सांता ने एक शर्माती हुई कन्या की तरह अभिनय करते हुए कहा। हम आपके दोस्त कब बने? क्या आप इतने निर्लज नहीं हो सकते? अधिकांश शूरवीरों ने सोचा। चूंकि हम पहले से ही दोस्त हैं, मैं आपसे आपको सांता बुलाऊंगा। सही है ना सांता? लक्ष्य ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। नहीं नहीं, ये कैसा नाम है? छोटे भाई, क्या तुम यहां अपने बड़े भाई का मजाक उड़ा रहे हो? ये वाकई अजीब है। सांता ने अपना जबड़ा पकड़कर और सिर हिलाते हुए कहा। लक्ष्य अब और नहीं रोक सका और ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे, आपने कहा था कि मैं आपको जो चाहूं बुला सकता हूं, तो क्या आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं? वैसे सांता का मतलब एक खुशमिजाज व्यक्ति होता है। उसने झूठ बोला। मुझे आप बहुत पसंद आए, इसीलिए मैंने आपको ये उपनाम दिया। सच में? मुझे भी तुम पसंद आए भाई। या। सांता ने लक्ष्य का हाथ पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाते हुए जवाब दिया। सांता की ओर से एक शूरवीर ने खांसा और लक्ष्य की ओर ऐसे देखा जैसे सांता की हरकतों के लिए माफी मांग रहा हो। लक्ष्य ने उसे वापस मुस्कुरा कर देखा, जैसे उसे आश्वस्त कर रहा हो कि सब ठीक है। छोटे भाई, चलो व्यापार की बात करते हैं। सांता ने लक्ष्य के कंधे पकड़ते हुए निचले क्षेत्र की ओर चल दिया। निष्कर्ष के तौर पर, जहां तक सांता का सवाल था, लक्ष्य के पास चलने के लिए केवल एक ही दर्शन था। अगर आप उसे हरा नहीं सकते तो उसके साथ हो लें। छोटे भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ तुमसे कुछ खनिज मिनरल ओर्स खरीदने आया हूं। क्या ये मुमकिन होगा छोटे भाई? प्लीज? बेंजामिन ने विनती भरी नजरों से पूछा। बिल्कुल मुमकिन होगा। सिर्फ यही नहीं, भविष्य में मैं कुछ ऐसे अनोखे और दिलचस्प उत्पाद बनाऊंगा जो केवल बंजरपुर में ही मिलेंगे। खैर, तुम बस मुझे बताओ कि तुम्हें कितने टन खनिज चाहिए और मैं तुम्हें वे तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। जब बेंजामिन ने अनोखे और दिलचस्प शब्द सुने तो उसकी आंखें चमक उठीं। आखिर वो एक व्यापारी ही तो था। जैसे जैसे वे निचले क्षेत्र से गुजरे, लक्ष्य ने जानबूझकर उसे अपनी प्रयोगशालाएं और चाक के नमूने दिखाए जो उसने विकसित किए थे। रास्ते में बेंजामिन दंग रह गया। उसने सच में इस बंजर जमीन से अनाज उगा दिया।
ये लड़का, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा। वहां खेतों में गेहूं, दालें और अन्य खाद्य पदार्थों की फसलें देखी जा सकती थीं। किनारों पर केले और झाड़ू के पेड़ उग रहे थे, साथ ही सेब, टमाटर, लेट्यूस, गोभी और पालक भी थे। जितनी बार भी वो बंजरपुर आया था, यहाँ के 97% खेतों में एक भी फसल नहीं उगती थी, लेकिन अब ये खेत फसलों से लबालब भरे थे। बेंजामिन कैसे हैरान न होता। क्या ये वही बंजरपुर था जिसे वो जानता था? और उन अन्य रईसों के विपरीत जिनसे वो मिला था, लक्ष्य ने सिर्फ इसलिए गांव की शांति भंग नहीं की क्योंकि वो एक मेहमान के साथ वहां से गुजर रहा था। बेंजामिन ने गौर किया कि जैसे ही वे वहां से गुजरे, खेतों में मौजूद हर किसी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, खासकर लक्ष्य का। और उनकी नजरों में कोई दिखावा नहीं था। उसने देखा कि अधिकांश लोग लक्ष्य को ऐसे देखते थे जैसे वो कोई देवता हो। उसका ये छोटा भाई ग्रामीणों के साथ मजाक भी करता था और उन छोटे बच्चों को गोद में उठा लेता था जो अपने माता पिता को काम करते देखने आए थे। बच्चे अपने राजा द्वारा छुए जाने या गोद में उठाए जाने से बहुत खुश थे। लक्ष्य ने उनके जाने से पहले उन्हें एक छोटा सा जादू का करतब भी दिखाया। बेंजामिन ने सोचा, रईसों को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में बेंजामिन खुद एक रईस था। वो करोना साम्राज्य के जमींदार हैमिल्टन का तीसरा बेटा था। चूंकि वो अपने पिता की पदवी का वारिस नहीं बन सकता था, इसलिए उसने एक व्यापारी बनना चुना। पिछले कुछ वर्षों में उसने अपना काफी नाम बना लिया था और पूरे करोना में कई लोगों द्वारा उसे मूर्ख रईस व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा था। लोग उसे मूर्ख इसलिए कहते थे क्योंकि बचपन से ही उसे उन सभी दिखावटी और नकली रईस नियमों का पालन करना कभी पसंद नहीं आया। कम उम्र से ही उसे वे काम करना पसंद था जो आम लोग करते थे। एक बार उसने किसान का वेश धारण किया और 3 महीने तक एक बेकरी में काम किया। तीसरे महीने में उसके पिता को पता चल गया और उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। अपने स्वभाव के कारण वो अपने पिता की आंखों का कांटा बन गया। लोग जमींदार का मजाक उड़ाते थे कि उसका बेटा एक किसान जैसा है, जैसे कि इसमें कुछ गलत हो। बाद में उसने एक जहाज खरीदा और सफलतापूर्वक समुद्र पार करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग चीजें करोना में लाने लगा। वो करोना में सभी दुकान मालिकों और रईसों के बीच लोकप्रिय हो गया, लेकिन उसके पिता और उसके 2 बड़े भाई अभी भी उससे लगातार निराश रहते थे। उनके लिए किसी रईस के लिए अपने महाराज के लिए युद्ध में जाना सम्मान की बात थी। सिर्फ उसकी माँ और उसकी 3 बहनें ही उसे बहुत प्यार करती थीं। वे उसे प्यारा, मजेदार और बहुत दयालु मानती थीं। उसे बस दिखावा करना और बेमतलब की चीजें करना पसंद नहीं था। लोग बिना किसी फालतू नियमों के आपस में सामान्य रूप से बात क्यों नहीं कर सकते थे? इसीलिए वो मन ही मन लक्ष्य की प्रशंसा करता था। वो बता सकता था कि लक्ष्य भी शिष्टाचार के नियमों में बंधा हुआ व्यक्ति नहीं था। जैसे जैसे वे वहां से गुजरे, ग्रामीणों ने बेंजामिन की ओर ध्यान तक नहीं दिया। उनकी निगाहें पूरी तरह से महाराज लक्ष्य पर केंद्रित थीं। क्या ये राजा प्रताप का वही कमजोर और मूर्ख बेटा था? वास्तव में बेंजामिन जानता था कि वो कमजोर नहीं था। लक्ष्य के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा उस व्यक्ति जैसी थी जिसने बहुत सारे युद्धों का अनुभव किया हो। जब उसे पता चला कि लक्ष्य ऐसी चीजें बना रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गईं, तो बेंजामिन को थोड़ा संदेह हुआ। लेकिन प्रयोगशाला का दौरा करने और इस चौक को देखने के बाद वो सुखद रूप से आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि चौक एक छोटी सी बात लग सकती थी, लेकिन बेंजामिन के लिए ये वास्तव में छोटी बात नहीं थी, ये कमाल था। क्या आप जानते हैं कि उसके साम्राज्य में प्रतिवर्ष कितनी पत्थर की स्लेटें फेंक दी जाती हैं क्योंकि उन पर खरोंच लग जाती है या वे नष्ट हो जाती हैं? चौक स्लेट पेंसिल से कहीं बेहतर और बहुत सस्ता था। स्लेट पेंसिल छड़ियों जैसी होती हैं जिनका उपयोग शिक्षा के उद्देश्य से बोर्डों को खुरचने के लिए किया जाता है। चौक इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान था और ये केवल बंजरपुर में ही पाया जाता था। बेंजामिन इसे क्यों नहीं लेना चाहेगा? छोटे भाई, क्या इन चौक की डंडियों को अभी खरीदना मुमकिन है? मुझे एक बार में 10,000 लोगों के लिए पर्याप्त चौक चाहिए। अभी नहीं सांता, ये चौक की डंडियां अभी मेरे अपने लोगों के लिए ही मुश्किल से पूरी हो रही हैं और हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं है। लेकिन अगर तुम अगली बार आने पर मेरे लिए 3,000 गुलाम या ऐसे लोग ला सको जो वास्तव में काम की तलाश में हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा जत्था तैयार कर पाऊंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये समझदारी की बात है छोटे भाई। ठीक है। हर महीने के अंत में मैं अपने भरोसेमंद सहायकों में से एक को 1,000 मजदूरों वाले जहाज के साथ तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं ऐसा हर महीने करूंगा जब तक तुम्हारे पास मेरे भेजे हुए 3,000 आदमी ना हो जाए। ये अच्छा है। वैसे तुम 1 टन खनिज के लिए कितना भुगतान करोगे? लक्ष्य ने पूछा। मैं आमतौर पर 1 टन के लिए 1200 सोने के सिक्के देता हूं छोटे भाई, और मैं आज इन खनिजों के 150 टन लेकर जाऊंगा। तो मुझे आज 1,80,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। बुरा नहीं है, लक्ष्य ने सोचा। ठीक है, तो गुलाम खरीदने की लागत कितनी है? लक्ष्य ने पूछा।
गुलामों के बाजार में गुलाम इस आधार पर मिलते हैं कि वो कितने सुंदर या कितने मजबूत हैं। एक औसत गुलाम की कीमत प्रति व्यक्ति 1600 तांबे के सिक्के होती है, बेंजामिन ने कहा। तो 3000 लोगों के लिए मुझे 480 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी, लक्ष्य ने सोचा। क्या तुम्हारे जहाज पर कोई दुर्लभ बीज है? बिल्कुल है। जब मैं यहां आता था तो रईस मुझसे गेहूं, दाल और अन्य खाद्य पदार्थों के बैग खरीदते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इन खाद्य पदार्थों के बीज खरीदते थे, हालांकि वे जानते थे कि जमीन पर कुछ भी नहीं उग सकता। मेरा अंदाजा है कि वे अब भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है, एक बार जब तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो जाए तो मैं तुम्हारे बीजों पर एक नजर डालूंगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ।